नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच शरद दुबे। पिछली वीडियो में हमने आरटीआई का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको समझा था। आज हम इसके कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन यानी जो धाराएं हैं उनसे समझते हैं। आरटीआई एक्ट 2005 जो है इसमें कुल धाराएं 31 और सेक्शन जो अध्याय हैं 6। इसकी जो धारा हम 31 ना पढ़कर इसकी जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनका आज हम कुछ अध्ययन करते हैं। धारा 1 जो है, धारा 1 में नाम और विस्तार से संबंधित वर्णन किया गया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धारा 1 जो है इसमें नाम और विस्तार से संबंधित वर्णन है। अब नाम और विस्तार क्या है? आरटीआई एक्ट का नाम क्या होगा? यहां पर नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसका पूरा नाम जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसका जो विस्तार है, विस्तार संपूर्ण भारत में होगा। जब ये 15 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था तब ये अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। किंतु 31 अक्टूबर 2019 से यह अधिनियम जो है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में भी लागू हो गया है। धारा 2 जो है वो परिभाषा को परिभाषित करती है। अब धारा 2 में कुछ परिभाषाएं हैं, इनको समझते हैं। जैसे धारा 2A, यहां पर 2A समुचित सरकार को परिभाषित करती है। समुचित सरकार क्या होगा? समुचित सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को समुचित सरकार कहा गया है। धारा 2E जो है यहां पर सक्षम अधिकारी यानी सक्षम प्राधिकारी को परिभाषित करता है। सक्षम प्राधिकारी कौन होगा? किसी भी विभाग का शीर्ष अधिकारी। जिस विभाग में हमने आरटीआई लगाई है उस विभाग का शीर्ष अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी कहा गया है। अब इसमें कैसे समझते हैं हम? जैसे केंद्र सरकार यानी केंद्र में शीर्ष अधिकारी कौन है? राष्ट्रपति जी। राज्य में कौन है? राज्यपाल। यदि हम लोकसभा में देखें तो शीर्ष अधिकारी कौन होगा? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष। यही हम राज्यसभा में देखेंगे तो सभापति होंगे और विधान परिषद में विधान परिषद का सभापति होगा। इसी प्रकार हम 2F जो है वो सूचना को परिभाषित करता है। अब सूचना क्या होगी? सूचना किस रूप में मांगी जा सकती है? सूचना मांगी जा सकती है इंफॉर्मेशन अभिलेख में भी, दस्तावेज, मेल, रिकॉर्ड, संविदा, लॉगबुक, आंकड़े आदि। मतलब यहां पर जो हम इंफॉर्मेशन मांगेंगे वो लिखित रूप यानी अभिलेख में भी हो सकती है, एक दस्तावेज में भी हो सकती है, यानी वो भी एक लिखित के रूप में ही दस्तावेज माना गया है। मेल भी हो सकता है, मेल के द्वारा भी किसी प्रकार की कोई सूचना है जो रिकॉर्ड के माध्यम में भी मांग सकते हैं हम, रिकॉर्डिंग के रूप में। अब यहां पर एक बात निकल के आती है, टिप्पणी। यानी सूचना हम किसी भी रूप में मांग सकते हैं बशर्ते टिप्पणी नहीं। टिप्पणी का अर्थ क्या है? यहां पर टिप्पणी का अर्थ है संपूर्ण फाइल। क्या है? संपूर्ण फाइल। संपूर्ण फाइल। संपूर्ण फाइल का मतलब यदि कोई भी सूचना हमने मांगी और वह सूचना संपूर्ण फाइल ना देकर जिससे संबंधित हमने सूचना मांगी है, इंफॉर्मेशन मांगी है, सिर्फ उसकी हमको कॉपी मिलेगी। जैसे हमने किसी विभाग में आवेदन दिया तो उस विभाग में जो फाइल है उसमें सभी प्रकार की जानकारी लिखित रूप में है। वो पूरी फाइल ना देकर हमको सिर्फ हमने जिससे संबंधित प्रश्न मांगा है वो हमको जानकारी दी जाएगी। यहां पर संपूर्ण टिप्पणी ना देकर एक उसकी इंफॉर्मेशन के रूप में दी जाएगी।
अब धारा 2J जो है 2J है सूचना का अधिकार परिभाषित करता है। सूचना का अधिकार क्या है? पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ऑडियो, इस प्रकार की सूचना यदि हम मांगते हैं, इस प्रकार की यदि कोई सूचना हम मांगते हैं तो इसमें हमें अतिरिक्त रूप में शुल्क देना होगा। वैसे हम क्या, जब आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई के तहत हम जब सूचना मांगते हैं तो उसमें हमको 10 रुपये फीस के रूप में देना होती है। लेकिन यदि इस अधिकार का उपयोग यदि हम करते हैं, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ऑडियो, इस प्रकार से यदि कोई सूचना मांगते हैं तो हमको कुछ अतिरिक्त शुल्क दे होगा। अब अतिरिक्त शुल्क क्या होगा? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव तो महंगी रहती हैं, जैसे हार्ड डिस्क की कीमत देखो, पेन ड्राइव की कीमत देखो मार्केट में, क्या मार्केट के वैल्यू के बेस पे हमको पे करना पड़ेगा? पहले इसकी कोई निर्धारित शुल्क नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक संशोधन किया और कहा कि जो सूचना का अधिकार के तहत यदि सूचना मांगी जाती है, मतलब इस धारा का यदि उपयोग करके, इस धारा के तहत यदि किसी प्रकार की सूचना मांगी जाती है तो 50 रुपये से अधिक दे नहीं होगा, यानी 50 रुपये तक हम इससे ज्यादा शुल्क नहीं दे सकते। अतिरिक्त शुल्क के रूप में 50 रुपये और जो मूल फीस है वो 10 रुपये। अब इसमें भी बीपीएल धारी जो हैं, बीपीएल धारियों को भी निःशुल्क कहा गया कि बीपीएल धारियों को निःशुल्क सूचना प्रोवाइड कराई जाएगी। एससी ने जो संशोधन किया 50 रुपये से अधिक नहीं, एससी का मतलब यहां पर सुप्रीम कोर्ट है। धारा 3 सूचना का अधिकार। अब सूचना का अधिकार क्या है? यहां पर इस भाषा और इस भाषा को थोड़ा समझें आप। यहां पर सूचना का अधिकार है किसी भी रूप में लेना, यानी पेन ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो अपन ले रहे हैं। यहां पर सूचना का अधिकार है सिर्फ भारतीय नागरिक, यानी आरटीआई के तहत जो सूचना मांगी जाएंगी वो सिर्फ भारतीय नागरिक ही मांग सकते हैं। धारा 4A जो कहा गया है, 4A में 4A जो है वो बोलता है लोक प्राधिकारी के कर्तव्य। अब लोक प्राधिकारी के कर्तव्य क्या होंगे? एक तो क्या है, लोक प्राधिकारी 30 दिन के अंदर जानकारी दे देगा यदि जानकारी देने योग्य है, यानी जो आरटीआई के तहत सूचना है देने योग्य, वो जानकारी 30 दिन के अंदर दे दी जाएंगी। यदि जानकारी देने योग्य नहीं है तो उसका कारण बताना होगा कि ये जानकारी क्यों नहीं दी जा रही। लोक प्राधिकारी के कर्तव्य। धारा 5 जो है लोक सूचना अधिकारी यानी पीआईओ जो है उसका वर्णन है यहां पर। धारा 6A आवेदन लिखने की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। अब आवेदन लिखने की प्रक्रिया का मतलब, आवेदन का प्रारूप आरटीआई के लिए कोई निश्चित नहीं है, हम किसी भी प्रकार की प्रारूप में दे सकते हैं, लिखित में भी दे सकते हैं, मौखिक रूप में एफआईआर के रूप में भी दे सकते हैं। अब ये किस भाषा में होगा, ये इसका भाषा भी निश्चित नहीं है। हम हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में, उर्दू में या अपनी स्थानीय भाषाओं में आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद धारा 6C जो है, अब वो बोलता है आवेदन गलत विभाग में पहुंच जाना। इसका मतलब आवेदन यदि हमने किया और वो गलत विभाग में पहुंच गए, जैसे हमने लोकसभा से सूचना मांगी, अर्थात लोकसभा से संबंधित हम इंफॉर्मेशन मांगना चाहते हैं और आवेदन हम राज्यसभा में दे देते हैं, तो राज्यसभा के अधिकारी जो हैं, अधिकारी 5 दिन के अंदर वो आवेदन लोकसभा में ट्रांसफर कर देंगे। यहां पर लोक आवेदन गलत विभाग में पहुंच जाने का अर्थ यहां पर है कि किसी विभाग में यदि गलत आवेदन पहुंच गया तो उस संबंधित विभाग में आवेदन, उस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वो संबंधित विभाग में आवेदन को ट्रांसफर करें। धारा 7E जो है वो मैंने आपको पहले बताया था, बीपीएल धारी निःशुल्क सूचना प्राप्त करेंगे। धारा 7F जो है, यहां पर सूचना 30 दिन बाद यदि दे होगी, यदि कोई पीआईओ जो है, पीआईओ अधिकारी जो है वो 30 दिन के बाद, वैसे तो सूचना 30 दिन के अंदर देना होगा, यदि 30 दिन बाद यदि दी जा रही है सूचना तो जो फीस ली गई है 10 रुपये
वो निःशुल्क होगी, यहां पर वो फीस वापस कर दी जाएगी। धारा 8 जो है सूचना आरटीआई के तहत नहीं दी जाएंगी, मतलब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी हैं जो आरटीआई के तहत नहीं दी जाएंगी। अब वो ऐसी इंफॉर्मेशन क्या है समझते हैं यहां पर। जैसे देश की एकता और अखंडता से संबंधित प्रश्न हो, यहां पर वो लागू नहीं होगा। किसी विदेश नीति से संबंधित प्रश्न हो, निजी संस्थान से संबंधित प्रश्न हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से सूचना प्राप्त की और वो सूचना दे योग्य नहीं, अर्थात वह सूचना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आरटीआई के तहत नहीं है, तो वो सूचना नहीं दी जाएंगी। धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन होता है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन होता है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली होगा, लेकिन समय अनुसार यदि चाहें तो इसका मुख्यालय भी ट्रांसफर हो सकता है, मतलब निश्चित स्थान तो दिल्ली है, लेकिन यदि चाहें तो किसी अन्य जगह भी इसका ट्रांसफर हो सकता है। धारा 13 जो है CIC यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की पदावधि एवं शर्त हैं। अब इनकी पदावधि हमने पहले भी पढ़ा, पदावधि कितना होगा 5 वर्ष और 65 वर्ष की उम्र तक। और एक और बात है, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, एक बार जो बन गया उसको पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें 2019 में संशोधन हुआ है, इसमें संशोधन में कहा गया है कि CIC के जो कार्य अवधि है, कार्यकाल, वेतन व भत्ते, ये कौन निर्धारित करेगा? ये केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। अब किस प्रकार से करेगी? केंद्र सरकार अपनी इच्छा अनुसार इनकी वेतन, भत्ते और कार्यकाल निर्धारित कर सकती है। धारा 14 जो है CIC के आयुक्तों को हटाना, उसी तरीके से जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। धारा 15 जो है यहां पर वही राज्य सूचना आयोग का गठन होता है, जिस तरीके से इसकी पदावधि है वही इसकी पदावधि है। धारा 16 में जो है SIC की पदावधि व शर्तें हैं। अब SIC की पदावधि व शर्तें, इनको भी पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा, वही 5 वर्ष और 65 वर्ष की उम्र तक। संशोधन वो 2019 में हुआ, सेम संशोधन। धारा 17 SIC की आयुक्तों को हटाना, उसी तरीके से जिस तरीके से ऊपर केंद्रीय सूचना आयोग को हटाया जाता है। धारा 18 में सूचना न मिलने पर पदाधिकारियों की जो शिकायत है वो करना। इसका मतलब यदि सूचना हमको मिल रही है तो अच्छी बात है, यदि हमको सूचना नहीं मिल रही तो हम इसकी शिकायत करेंगे। किससे करेंगे? ये शिकायत करेंगे हम केंद्र से संबंधित सूचना है तो केंद्रीय सूचना आयोग से, और यदि राज्य से संबंधित कोई प्रश्न है तो राज्य सूचना आयोग से हम इसकी शिकायत करेंगे। अब ये क्या करेंगे दोनों आयोग? ये आयोग इनकी जांच करेंगे, आखिर ये सूचना क्यों नहीं दी जा रही, इसमें देने का विलंब का कारण क्या है। यदि देने योग्य है तो ये आदेश करेंगे कि ये सूचना दी जाए। धारा 19 में अपील है। अब अपील क्या है यहां पर? अपील कब होगी? जब PIO यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के निर्णय से यदि हम संतुष्ट नहीं होते, जो निर्णय उन्होंने दिया अर्थात जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है उससे हम संतुष्ट नहीं है, या फिर उनने सूचना ही नहीं दी, यानी PIO ने हमको समय अनुसार सूचना ही नहीं दी, तो हम इसकी अपील करेंगे। अब अपील में क्या रहेगा? अपील में जो है यहां पर समझते हैं, प्रथम अपील जो है 30 दिन के अंदर और द्वितीय अपील है 90 दिन के अंदर। अब 30 दिन और 90 दिन का मतलब क्या यहां पर? 30 दिन का मतलब है कि जब हमने सूचना दी अर्थात सूचना मांगी, जब हमने सूचना मांगी तो उस दिनांक से 30 दिन तक हम वेट करेंगे कि हमको सूचना प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही। और यदि 30 दिन के बाद यदि हमको सूचना नहीं प्राप्त होती तो अगले जो 30 दिन है उस 30 दिन के अंदर हम क्या करेंगे? प्रथम अपील करेंगे। अब प्रथम अपील कर दी हमने, इस प्रथम अपील के करने के बाद हम फिर 30 दिन इंतजार करेंगे कि प्रथम अपील के बाद हमको इंफॉर्मेशन मिलती है या नहीं मिलती। 30 दिन का इंतजार करेंगे। 30 दिन बाद यदि हमको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो फिर अगले 90 दिन, कितने? अगले 90 दिन के अंदर हम द्वितीय अपील कर सकते हैं। अब यहां पर एक और बात निकलती है कि यदि
प्रथम अपील और द्वितीय अपील के उपाय ही समाप्त हो जाएं, तब क्या किया जाएगा? यदि प्रथम अपील और द्वितीय अपील के यदि उपाय ही समाप्त हो जाते हैं, तब हम अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 232 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं। जब हमको ये जो प्रथम अपील है और द्वितीय अपील के उपाय समाप्त हो रहे हैं। अब यहां पर देखते हैं शास्ति, यानी धारा जो 20 जो है, धारा 20 क्या बोलती है? शास्ति। अब शास्ति का मतलब क्या है? यहां पर शास्ति का मतलब समझो। शास्ति का मतलब है कि अर्थदंड, अर्थात यहां पर कुछ दंड रखे गए हैं। किस रूप में? अर्थदंड के रूप में। यदि सूचना व्यक्ति अपूर्ण देता है या मिथ्या देता है या भ्रमित करता है, जो अधिकारी है वो सूचना देने में इनर बिनर कर रहा है, सामान्य रूप से समझो इनर बिनर करना मतलब ना नकार करना, तो उसके खिलाफ हमने शिकायत की। अब शिकायत के बाद क्या रहेगा? इसमें अर्थदंड के रूप में क्या रहेगा? 250 रुपए प्रतिदिन और 25,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब ये जो अर्थदंड यानी शास्ति जो है वो 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दे होगा, लेकिन 25,000 से ज्यादा भी नहीं होगा। धारा 24 क्या बोलती है? धारा 24 जो है वो अधिनियम कतिपय संगठनों पर लागू ना होना। धारा 24 ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा समझना। धारा 24 क्या बोल रही है? अधिनियम कतिपय संगठनों पर लागू नहीं हो। मतलब यह जो अधिनियम है, आरटीआई एक्ट जो है, वो कुछ ऐसे संस्थान हैं जिस पर लागू नहीं होता, जैसे अर्धसैनिक बल, एनआईए, एआर, एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, जो अर्धसैनिक बल हैं इन पर लागू नहीं होता, अर्थात इनकी सूचना हम आरटीआई के तहत नहीं मांग सकते। कुछ खुफिया एजेंसी भी हैं जैसे सीबीआई, रॉ, आईवी, ईडी, इसरो, डीआरडीओ, ऐसी संस्थाओं पर भी लागू नहीं होता। धारा 25 क्या बोलता है? धारा 25 जो है रिपोर्ट करना। अब रिपोर्ट का अर्थ यहां पर वो नहीं है किसी से लड़ाई हो जाए और जाओ आप भैया थाने में चले जाओ रिपोर्ट करे आओ। रिपोर्ट और रिपोर्ट बोलते हैं ना गांव में कि भैया जाओ रिपोर्ट करे आओ, तो ऐसा भी नहीं है। तो यहां पर रिपोर्ट का अर्थ यानी एक समय अनुसार सीआईसी और एसआईसी यानी ये अपना केंद्र सरकार को रिपोर्ट करेगा, यानी पेश करेगा एक साल भर का लेखा जोखा जो रहेगा, जिस तरीके आरटीआई के तहत क्या सूचना मांगी गई, कितनी सूचना दी गई, क्या क्या किस विभाग में सूचना आई थी, इसी प्रकार की पूरा लेखा जोखा करके रिपोर्ट तैयार करके केंद्र से संबंधित सीआईसी जो है वो केंद्र सरकार को और राज्य से संबंधित एसआईसी जो है वो राज्य सरकार को पेश करेगा। अब धारा 27 जो है, धारा 27 जो है वो केंद्र सरकार नियम बना सकती है। इसका मतलब जब केंद्र सरकार चाहे तो इसमें कुछ संशोधन करके नियम बना सकती है। उसको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ संशोधन किए जाए तो केंद्र सरकार को शक्ति दी गई है कि समय अनुसार नियम बना सकती है। धारा 28 जो है यहां पर सक्षम अधिकारी भी नियम बना सकते हैं। कुछ धारा 28 में ऐसे नियम है कि यदि सक्षम अधिकारी प्राधिकारी जो है उसको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नियम बनाए जाएं, इसमें कुछ नियम जोड़े जाएं अथवा इसमें कुछ नियम हटाए जाएं, तो सक्षम प्राधिकारी भी इसमें कुछ नियम बना सकता है। अब यहां पर 28 धारा हमने पढ़ ली, 28 ही ज्यादातर इसकी महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक इसमें एक बाद आता है, बाद यानी एक केस आया था 2015 में। ये 2015 का केस है आरबीआई बनाम जयंती लाल मिस्त्री। कौन सा? आरबीआई बनाम जयंती लाल मिस्त्री 2015। अब सुप्रीम कोर्ट के मामले में ये केस आया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 2015 में कि आरबीआई जो है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 2015 के बाद में आरटीआई के तहत रखा गया। मतलब 2015 से आरबीआई को आरटीआई के तहत रख दिया गया। अब हम आरटीआई के तहत आरबीआई से
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अपनी सूचना मांग सकते हैं। जिस अपन कोई सी भी सूचना यदि आरबीआई से मांगना चाहते हैं तो अब 2015 जो बाद आया, जो बहुत मतलब ये जो बाद है ना बहुत इंपॉर्टेंट बाद है। आप इसको बहुत ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण समझ के चलना। ज्यादातर एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि आरबीआई बनाम जयंतीलाल मिस्त्री बात जो है किससे संबंधित है। ये किससे, जो आरबीआई जो है ना आरटीआई के तहत इसको दायरे में रखा गया है 2015 से। आज हमने इसकी कुछ धाराओं को पढ़ा। अगली जो वीडियो रहेगी उसमें हम एक नया अधिनियम लेकर आएंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण सेक्शन है इसका अध्ययन करें और आशा करता हूं कि जो पिछली वीडियो है वो भी आपने देखी होगी। यदि नहीं देखी हो तो पिछली जो वीडियो है उसको देखें, क्योंकि इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको मैंने अच्छे से समझाया है। उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ के इसके बाद इसको समझना, क्योंकि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मैंने आपको पढ़ाया है वो इसी से संबंधित है। आपको धाराएं याद करने में बहुत समस्याएं भी हो सकती हैं, कई लोगों को होती हैं। तो आप यदि इसकी पृष्ठभूमि को पढ़ोगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ोगे तो आपको ये धाराएं याद करने में बहुत सरलता महसूस होगी। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।